अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हाट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप इज द कंसिस्ट ऑन द वन लेंस, ओनली वन लेंस। अगर आप किसी एक लेंस की मदद से किसी भी इमेज को लार्ज इन साइज में देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप। एक लेंस पर मुश्तमिल जो माइक्रोस्कोप होती है बेटा, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। वैसे एक नॉर्मल आई में अगर देखा जाए तो ये बात पहले भी हो चुकी है कि ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर के फासले पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं। इससे ज़्यादा करीब लेकर आएंगे तो डेफिनेटली हमें उसकी जो इमेज है वो क्लियर नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो ब्लर हो जाएगी। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज इन साइज देखते हैं। और वो कैसे देखते हैं कि हम उसको प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा सा फॉरवर्ड, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, यू कैन सी, ये हमने एक मैग्नीफाइंग लेंस लिया है, ग्लास लिया है, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हमने प्रिंसिपल फोकस के आगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से दो रेज निकली। डेफिनेटली जब ये रेज पासिंग थ्रू होंगी इस मैग्नीफाइंग ग्लास में से, तो वो बनाएंगी एक वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज बनाएंगी बेटा? एक वर्चुअल इमेज बनाएंगी। और ये जो वर्चुअल इमेज होगा ये बिल्कुल एरेक्ट होगा और बिहाइंड द प्रिंसिपल फोकस होगा। तो याद रखें कि जब वर्चुअल इमेज बन रहा हो लेफ़्ट साइड पे, तो डेफिनेटली हम उसको किसका नाम देते हैं? वर्चुअल इमेज भी कहते हैं, और उसकी वैल्यू को नेगेटिव सपोज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट ये बात कर रहे हैं कि हमने इसको क्या किया है, मैग्नीफाई किया है। अब दूसरा वर्ड आ जाता है जी मैग्नीफाई, कि मैग्नीफाइंग किसे कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज़ की निस्बत, ठीक है, एनलार्ज इन साइज़ करना, ये स्मॉल इन साइज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाइंग में ज़रूरी नहीं है कि साइज़ एनलार्ज ही हो, ठीक है। बेसिकली क्या है, उसके ओरिजिनल साइज़ की रेशो बनती है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे सपोज करें कि लेट थीटा इज़ द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द आई बाय अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि वो थीटा वो एंगल है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट के और आँख के दरमियान में था। इसी तरह से हमारे पास क्या कहता है, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड नियर अ पॉइंट ऑफ द आई, अगर हम आँख के करीब तर इसको रखें, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नाउ मूव नियर टू द आई, अगर इसको आँख की तरफ लेते आएंगे, द एंगल ऑफ वन ऑफ द आई विल बी इंक्रीज, तो डेफिनेटली उसका जो ये एंगल है वो बढ़ता जाएगा, एंड बिकम थीटा डैश, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थीटा डैश में। बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी द क्लियरली, लेकिन जो आँख है वो इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाती। इन द ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट, और वो तरीकाकार जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखें, वी पुट अ कन्वेक्स लेंस, तो हम क्या करते हैं, उसके दरमियान एक कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसकी इमेज को लार्ज इन साइज एंड वर्चुअल इमेज जो है वो क्रिएट कर देता है, जिससे हमें वो इमेज जो है वो वाज़िया तौर पर नज़र आना शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक रेशो होती है, तो यहाँ पे भी बेटा हमने इस फार्मूले पे भी रेशो ही लिखी हुई है। ये रेशो आप उन ऑब्जेक्ट्स के साइज़ के हवाले से ले लें, या फिर ये रेशो आप उसके एंगल के हवाले से ले लें। तो रेशो क्या बनती है जी, थीटा प्राइम ओवर थीटा। थीटा प्राइम जो है वो बेसिकली शो करता है इमेज के एंगल को फ्रॉम आई, आँख से, और जो थीटा है वो रीजनल जो है वो ऑब्जेक्ट का एंगल जो है वो आँख से है। तो दोनों की रेशो बराबर आ जाएगी किसके? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने ये प्रूव किया हुआ जी, 1+d/f के, ठीक है। तो क्या था, वेयर इज़ द एफ, एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज़ द फोकल लेंथ। और इसी तरह से हमारे पास जो डी है, व्हाट इज़ द डी, डी इज़ द नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, आँख के करीब तरीन जो मुकाम है उसका, दैट पॉइंट इज क्लियर फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द लेंस एंड शॉर्टर फोकल लेंथ
विल बी ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। क्या वो कह रहा है, कहता है जितनी फोकल लेंथ कम होगी डेफिनेटली बटे में वैल्यू जितनी कम होगी डी की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। जब डी की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली वो वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगी। इसी तरह से अगर एफ़ की वैल्यू फोकल लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती है तो डी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब डी की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी ना वैल्यू, तो डिवाइड होकर वो वैल्यू कम होगी, वो जितनी कम होगी तो डेफिनेटली आंसर भी उतना कम हो जाएगा, मैग्नीफाइंग भी कम हो जाएगी। वेरी नेक्स्ट चलते हैं जी, रिजॉल्विंग पावर भी इसी का हिस्सा है टॉपिक का। रिजॉल्विंग पावर में क्या कहता है, कहता था रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इट इज एबिलिटी टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट आर द पॉइंट सोर्सेज। क्या है द रिजॉल्विंग पावर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश फ़र्क महसूस कर सकते हैं बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो बहुत करीब तरीन ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं और उनके दरमियान जो फासला है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, हम उसको मालूम कर सकते हैं किसके ज़रिए, एक ऐसे सोर्स के ज़रिए। दैट सोर्स इज कॉल्ड, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है वो जरासीम होते हैं जिनको हम आप जो कुछ जैसे आप सपोज हाँ वॉच की ले लें, वॉच घड़ी जो है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो है वो पीसीज होते हैं, उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, ठीक है, मतलब इतने स्मॉल एस पीस होते हैं कि हमें वो इतना क्लियरली नज़र नहीं आते। तो उनको देखने के लिए फिर हम क्या करते हैं, लेंस यूज़ करते हैं जो उसको क्या करता है, जूम करके हमें दिखाता है। फिर वो छोटे छोटे पीसेस की अलग अलग मोशन को भी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इट्स रिजॉल्विंग पावर। ओके हो गया बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम जो है वो बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे और फिर इससे आगे फर्दर मूव करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।